बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले आपको एक कहावत सुनाता हूँ मैं, और ये एक चाइनीज़ जर्नल था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 544 साल पहले, यानी 544 कबल मसीह में ये चाइनीज़ जर्नल था और बड़ा कामयाब जर्नल था, और इसका नाम था सुन त्ज़ू। तो सुन त्ज़ू जो था, बड़ा मुश्किल नाम होता है चाइनीज़, उसकी एक कहावत है जो बहुत मशहूर हुई दुनिया में आज भी, और चाइना में ख़ास तौर पे उस कहावत को दोहराया जाता है। उसने कहा था, टू विन 100 विक्ट्रीज इन 100 बैटल्स इज़ नॉट द सुप्रीम ऑफ एक्सीलेंस, टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज़ द सुप्रीम ऑफ एक्सीलेंस। इसका मतलब ये है कि 100 लड़ाइयों में से आप 100 फतूहात हासिल करें तो ये उतने बड़े कमाल की बात नहीं है, या ये वैसे कमाल की बात नहीं है कि आप बगैर लड़े दुश्मन को ज़ेर कर लें। यही है कमाल दर्जा। यानी एक बहुत बड़ा कमाल ये है कि आपको लड़े बगैर अपने दुश्मन पे आप काबू पा लें। कुछ जर्नल्स ने इसको ऐसे भी कहा कि विदाउट फायरिंग अ बुलेट, जंग जीतना ही असल जंग जीतना होता है, कि दुश्मन से लड़े बगैर उसको शिकस्त दे दी जाए, वही असल जर्नैल या लीडर होता है। अब इमरान खान साहब को मैं क्योंकि डिस्कस करने वाला था, तो मुझे ये मिसाल आपको इसलिए सुनानी पड़ी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाएं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बड़े फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, पाकिस्तान के इदारों ने आज तक पाकिस्तान के साथ जो किया, जो तजर्बे पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान के साथ किए, 70 साल में पाकिस्तान उनको आज भी भुगत रहा है। पाकिस्तान के आसपास तमाम ममालिक तरक्की कर गए और पाकिस्तान पीछे रह गया। तमाम वसाइल के बावजूद, नौजवानों की बड़ी तादाद के बावजूद, मैन पावर होने के बावजूद, ज़बरदस्त लोग होने के बावजूद पाकिस्तान पीछे रह गया। वो इसलिए कि पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान को कभी 1, कभी 2, कभी 3 तजर्बा और तजर्बागाह बनाकर रखा। हमेशा हर 2-3 साल के बाद इनका दिल भर जाता है, ये नए सिरे से, नए तरीके से दोबारा एक नया आगाज़ करना चाहते हैं। 4 मरतबा तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जब भी कभी आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आता है तो पाकिस्तान में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेशतर चीज़ें इस तरह से पाकिस्तान में होती रही हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ने एक ऐसा दबाव बनाया पाकिस्तान की पूरे मंजरनामे के ऊपर। इमरान खान साहब ने एक ऐसा दबाव बनाया कि उस दबाव के बाद बहुत सारी अहम चीज़ें अब समझ आ रही हैं और वो करनी पड़ेंगी, और मामलात उस तरफ जा रहे हैं। कुछ बड़े फैसले हो गए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं वो होंगे और वो देने पड़ेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेड सरकार बनाई गई थी, पीडीएम की जो हुकूमत है, वो मईशत को और मुल्क को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इंतखाबात के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल होने की तरफ जाएगी। एक और चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब की ज़िद थी कि वो एक तैनाती के मामले के ऊपर अपना एक मखसूस फैसला करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़िद को रद्द कर दिया गया है और उनकी ज़िद को मानने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो ज़िद है वो आइन और कानून से मुतसादम है। यानी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सीनियरिटी की एक लिस्ट जो है वो PMLN के पास है। नवाज शरीफ साहब की उस लिस्ट के अंदर एक ऐसे जनरल का नाम पहले नंबर पर है जो जनरल कमर जावेद बाजुआ से भी 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। मैंने ये सवाल रखा एजाजुल हक साहब के सामने। एजाजुल हक साहब एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बल्कि वो ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे भी हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, अफसरान को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैंने उनसे जब ये पूछा, क्योंकि एक लंबी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उनके पास, तो मैंने उनसे पूछा कि 29 तारीख को जो लोग सीनियर होंगे, क्या वही लोग सीनियर होंगे या इस वक्त तक जो लोग सीनियर हैं उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि जो मौजूदा लिस्ट है उसमें जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर ऑफिसर के तौर पे हैं, जनरल साहिर शमशाद दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है 27 नवंबर को, तो 29 नवंबर को सबसे सीनियर जनरल साहिर शमशाद होंगे और दूसरे नंबर पे अजहर अब्बास साहब आएंगे। तो इस तरह ये एक मुख्तलिफ लिस्ट हो जाएगी। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे एजाजुल हक साहब ने मुझे बताया कि जो लोग 29 नवंबर को सीनियरिटी लिस्ट में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आएंगे, वही एक्चुअल सीनियरिटी लिस्ट है। ये उन्होंने मुझे ऑन द रिकॉर्ड बताया, बोल टीवी पे बात करते हुए। बहरहाल फिर इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब जो मांग रहे हैं वो कानून और आइन से कुछ हद तक मुतसादम है
और फिलहाल उन्हें वो नहीं मिल रहा। मैं फिलहाल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अभी भी दिन बाकी हैं और इमरान खान साहब ने 26 नवंबर तक का टाइम दिया है। 26 नवंबर तक का टाइम इमरान खान साहब ने क्यों दिया है? इसके पीछे मौका भी है उन तमाम लोगों और ताकतों के लिए जो पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का गला घोंटा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो घुट रही है। उनके पास मौका है कि वो इमरान खान के निकलने से पहले पहले कोई सलूशन इसका निकालें और वो इमरान खान साहब को बताएं। तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद में एक जलसा करें, यौम तशक्कुर करें, पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में इकट्ठा करें, वहाँ पर अनाउंसमेंट करें और फिर बैठ के मामला को तय कर लें। चाहे ये मामला असेंबली के अंदर बैठ कर तय हो, चाहे ये मामला असेंबली के बाहर बैठ कर तय हो। कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की डिमांड्स हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी, उनके मुतालबात हैं। नंबर एक तो यह है कि जो एल्फी लगाई गई है पीडीएम को, यानी वहीं आपको पता चल जाएगा कि सियासत के अंदर इस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है या नहीं है। अगर तो वो अपने आप को बाहर करते हैं तो फौरी तौर पे पीडीएम को जो एल्फी लगी है वो एल्फी निकाल दी जाएगी। एल्फी निकलते ही पीडीएम की जो इत्तेहाद है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और ये हुकूमत गिर जाएगी। इस हुकूमत के गिरते ही नए इलेक्शन की तरफ जाने का रास्ता खुल जाएगा। इलेक्शन की तारीख और इसकी यकीन दहानी पर या तो तारीख दे दी जाएगी या उसकी यकीन दहानी करवा दी जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब की टीम जो है वो हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करेगी, चाहे वो मुज़ाकरात असेंबली के अंदर हों या असेंबली के बाहर हों, और उसके नतीजे में अगले इंतखाबात के लिए मोडालिटीज़ और जो चीज़ें हैं उनको तय कर लिया जाएगा। साफ बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रद्द किया जाएगा, उसको हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। साफ बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक नहीं दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का एक बड़ा दरीना मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको तब्दील किया जाए, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको किसी सूरत कबूल नहीं है और साफ और शफाफ इंतखाबात के रास्ते में वो एक बड़ी रुकावट है। लिहाजा ये मामला जो है इसके ऊपर इमरान खान साहब को और जो हुकूमती जमातें हैं उन सबको बैठना पड़ेगा। एक और जी है कि वैसे तो फ़ौज ये कहती है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में फ़ौज का सियासत से गहरा ताल्लुक़ है और फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा और ना वो ख़त्म करेंगे। मगर ये तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और फ़ौज अपने आप को इस अमल से बाहर रखेगी और बाहर रखने का फ़ैसला कर रही है। तो एक बड़ा अच्छा फ़ैसला होगा, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ साबित करना पड़ेगा। नंबर एक, ये साबित करना पड़ेगा कि एल्फी निकाल ली जाए। पीडीएम की जो इत्तेहाद है पीडीएम का, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो समझ लीजिएगा कि फिर जो इदारे हैं या एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अपने आप को इस सारे अमल से बाहर निकाल लिया है। जिस वक्त आप पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाता देखें तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इदारे अपने आप को बाहर ले जा चुके हैं। अभी तक तो जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, मैं कभी नहीं मान सकता कि पीडीएम की ये जमातें जिनकी ना एक दूसरे से शक्ल मिलती है, ना हरकतें मिलती हैं, ना नज़रियात मिलते हैं, ना सोच मिलती है, ये मिलकर एक हुकूमत चला सकती हैं। इनको मिलाया गया है और मिलाकर एक हुकूमत बनाई गई है और हुकूमत चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। अब कुछ लोग जो है वो मिसाके पाकिस्तान की बात करने लग पड़े हैं कि एक मिसाके पाकिस्तान किया जाए। कभी मिसाके जमहूरियत होता है, कभी कोई मिसाक हो जाता है, कभी कोई मिसाक हो जाता है। अब एक नया मजाक किया जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर मिसाके पाकिस्तान किया जाए तो उसमें पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत से किरदार हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक सियासत में फ़ौज किरदार अदा करती रहेगी तब तक बार बार आपको इस तरह के मिसाक करने पड़ेंगे और ऐसे फार्मूलाज आपको देने पड़ेंगे लोगों की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए। लिहाजा फ़ौज का सियासत से किरदार ख़त्म होना नहायत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़ौज की जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जो एक पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है, उसको इस्तेमाल किया जाए, फ़ौज से फ़ायदा उठाया जाए। आम मामलात के अंदर मुशावरत भी की जा सकती है। दाखिली और खारजी मामलात के अंदर दुनिया भर की अफवाज जो हैं वो अपने ममालिक के जो सरबराह या हुकूमतें हैं उनकी मदद करती हैं, तो फ़ौज यहाँ मदद कर सकती है। लेकिन इंतज़ामी मामलात हों, हुकूमत के मामलात हों, करप्शन के और एहतसाब के मामलात हों, सियासतदानों को दबाने के मामलात हों, हुकूमतें बनाने या हुकूमतें गिराने के मामलात हों, इनसे फ़ौज को बाहर रहना चाहिए। और माजी में बदकिस्मती से फ़ौज हमेशा से इसका हिस्सा बनी रही है। तो ये बड़े फ़ैसले हो रहे हैं। इसकी एक और जो नज़ीर मिलती है और एक और जो इसकी मिसाल मिलती है वो है जी एक और ख़बर में, और वो ये खबर छपी है जनाब ARY के ऊपर कि बैलेट पेपर्स के लिए भी कागज़ हासिल कर लिया गया है। ये बहुत फाइनल मराइल में ये चीज़ें हो रही होती हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने अदालत में आकर कह दिया था हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, इमरान खान ने और सदर आरफ अलवी ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, नए इंतखाबात के लिए 3 महीने का वक्त है, हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते,
क्योंकि उस वक्त जो हैंडलर्स थे वो चाह रहे थे कि इलेक्शन ना हो। लेकिन इस वक्त जो खबरें उनकी निकल कर आ रही हैं वो जरा आप सुन लीजिए। ज़राए का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए गैर हसास मटीरियल भी खरीद लिया गया है, बैलेट पेपर्स के लिए कागज़ भी हासिल कर लिया गया है, इंतखाबात के लिए मटीरियल की प्रिंटिंग जारी है, जबकि हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं, इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट हो चुकी हैं, पोलिंग स्टाफ का तमाम डाटा, पोलिंग स्टेशंस कितने होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, सब डाटा तैयार कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि इंतखाबी अमले की तरबियत की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। RMS के इस्तेमाल की हिकमत अमली पर भी जो उसको मुरतब कर लिया गया है और ROs और डिप्टी ROs की फहरिस्तें और डाटा तैयार कर लिया गया है। सरकारी अफसरान की लिस्टें भी 3 माह पहले तलब कर ली गई थी। यानी अब वो इलेक्शन कमीशन जो चंद माह पहले कह रहा था कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते इस वक्त, अब वो पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। गो कि अभी इलेक्शन का जो सही टाइम आने में 10 महीने बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अब हम इलेक्शन करवा सकते हैं और हम इलेक्शन करवाने के लिए आज भी ऐलान होता है तो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। तो ये इशारे हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अब किस सिमत में और कैसे बढ़ेगा। एक और बहुत ज़बरदस्त खबर है, मुझे आपको देनी है वो खबर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम औरंगज़ेब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरियम औरंगज़ेब को PTV पर पूरे 5 लोग सुन रहे थे और वो 5 लोग हमें पता चल गया कि कौन है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने वो बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को 40 से 45 लोगों ने PTV पर सुना है। यानी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 40 से 45 लोग बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर देख रहे थे। अब ये रिकॉर्ड PMLN कैसे तोड़ेगी? इस रिकॉर्ड के लिए PMLN का कौन सा ऐसा वजीर है जो सामने आएगा? क्योंकि बिलावल ने बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है कि मरियम औरंगज़ेब का रिकॉर्ड 9 गुना ज़्यादा व्यूअरशिप लेकर तोड़ दिया है। यानी 40 से 45 के बीच में नंबर मूव कर रहा था, कभी 45 तक जाता था, कभी 40 तक आता था। तो लाइव इतने लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न पे बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑनलाइन देखा है। लेकिन फिर हुआ ये कि उसी वक्त इमरान खान साहब की तकरीर आ गई। सिर्फ जो मेरा अपना YouTube चैनल है, 6 घंटे के बाद का ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे बिलावल को 6 घंटे गुजरने के बाद 116 लोग देख चुके हैं, जबकि इमरान खान साहब को 175,000 लोग देख चुके हैं। 1,75,000। ये सिर्फ मैं अपने चैनल की बात करूं, मेरा छोटा सा चैनल है। बाकी इमरान खान साहब को मिलियंस के अंदर लोगों ने देखा है और लगातार उनको सुन रहे हैं। तो ये इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे सारे मिलके? मैं तो हैरान हो जाता हूं देखकर। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि ये इतने आराम से इलेक्शन देंगे। अभी थोड़ी सी खिचड़ी पकेगी, थोड़ी सी चीज़ें होंगी। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था बड़ा मज़ेदार, और वो जुमला मुझे हर ऐसे मौका पर शहबाज शरीफ साहब जब भी ऐसी किसी मुसीबत में या चीज़ों में फंसते हैं तो मुझे वो जुमला याद आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, कि जो भिखारी हैं उनकी कोई चॉइस नहीं होती। भिखारी चॉइस नहीं कर सकते, वो इंतखाब नहीं कर सकते, वो फैसला नहीं कर सकते, तो फैसला कहीं और होगा। मेरी दुआ है कि सियासतदानों को अल्लाह ताला वो ताकत दे और वो हिम्मत दे कि वो अपने फैसले खुद कर सकें, और जिनके हाथों में उनके फैसले पिछले 70 साल में रहे हैं उनके हाथों से वो फैसले भी ले लिए जाएं, और उनके हाथों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जो जिम्मेदारियां उन्होंने इजाफी उठाई हुई हैं, वो भी उसको छोड़ें, ताकि पाकिस्तान खुली हवा में सांस ले, पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान में कंपटीशन आए, पाकिस्तान में आम लोगों को भी वही सारी फैसिलिटीज़ और सहूलियात मिले जो ख़ास लोग लेकर उड़ जाते हैं और यहाँ पे कंपटीशन किसी को करने ही नहीं देते। नैब कराची से, यानी जिन लोगों को सहूलत फराहम की गई है, उनके ज़रा कारनामे आप चेक करें। एक और सीनियर प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर RD कल्होर, उन्होंने इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को भेज दिया है। 2010 से ये नैब के साथ काम कर रहे थे। इससे पहले भी 2 सीनियर प्रोसिक्यूटर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रॉब्लम यह है कि हाई प्रोफाइल केसेस वापस लेने पर नैब प्रोसिक्यूटर बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। प्रोसिक्यूटर्स जिन मुल्जिमान के मुखालफत में पहले दलाइल दिया करते थे, अब उन मुल्जिमान के खिलाफ केसेस वापस लेने के लिए अदालतों में दलाइल देने का कहा जा रहा है। यानी पहले जिनको मुजरिम साबित करना होता था, अब उनको मासूम साबित करना होता है। मुंह भी वही, जबान भी वही, हाथ भी वही, बंदा भी वही, शक्ल भी वही, मौक़िफ़ ही बदल गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी गैरत गवारा नहीं करती, वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह ये 3 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स ने सिंध के अंदर ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि जनाब हम नहीं ये मुनाफकत कर सकते। कल हम इनके खिलाफ केसेस लड़ रहे थे और आज जो है वो हमें कहा जा रहा है कि जनाब इनके हक में अब गवाहियाँ दी जाएँ। पाकिस्तान की मईशत के बारे में फिर एक खबर है।
और शब्बर जैदी साहब ने इसके ऊपर बात की है। FBR के साबिक चेयरमैन हैं और एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा मुल्की मईशत के हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने खबरदार किया कि फौरी तौर पर मौसर इक़दाम ना किए गए तो हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। उन्होंने ARY की न्यूज़ में बात की और उन्होंने ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के माशी हालात तेज़ी से मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि IMF के साथ मुआहदे के बावजूद मज़ीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन कम हुई है जिसकी वजह से IMF नाराज़ है। शब्बर जैदी का कहना था कि IMF ने 800 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाने का मुतालबा किया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि मज़ीद टैक्सेस लागू करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाती तो नतीजे में यकीनन IMF के साथ डेडलॉक पैदा होगा। मौजूदा हुकूमत ने रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में कोई बेहतरी नहीं की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रिस्क रेट भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से भी आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद ख़त्म हो रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कुछ और चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन मैं अगले वीलॉग में करूँगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।